हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से आपके सामने आ गया हूं और आज हम पढ़ेंगे एक यूट्रस की डिसीज एडेनोमायोसिस के बारे में। तो एडेनोमायोसिस क्या है? ये डेफिनेशन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। एक कंडीशन इन विच इंडोमेट्रियम टिश्यू एक्साइट विद इन एंड ग्रो इनटू द यूटेराइन वॉल मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स, दिस इज कॉल्ड एडेनोमायोसिस। तो मीन्स क्या है, ये वो कंडीशन होती है जब इंडोमेट्रियम जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होती है उसके टिश्यू एक्साइट होके यानी उघड़ के विद इन ग्रो इनटू द यूटेराइन वॉल मायोमेट्रियम। जो यूटेराइन की दीवार है उसमें एक मिडिल लेयर मायोमेट्रियम होती है और स्मूथ मसल्स होती है, तो वो उसमें ग्रो कर जाती है इंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होती है, वहाँ से उघड़ के जो है वो मायोमेट्रियम में ग्रो करने लगती है, जिससे कि एक उसमें सिस्ट नुमा मास बन जाता है, गांठ बन जाती है, जिससे यूट्रस का साइज बढ़ जाता है। और उसमें सिस्ट में उसमें कुछ नहीं होता, उसमें एक ओल्ड ब्लड सेल्स होते हैं जो इंडोमेट्रियम जो है उसे निकालती है। और जब वो डेथ होते हैं तो जिस तरह से यूट्रस में इंडोमेट्रियम एक बनती है और बिगड़ती है, थिक होती है हार्मोन से, और वो बिगड़ती है, इसी तरह से वो मायोमेट्रियम में चली जाती है, तो वहाँ भी ग्रो करती है और वहाँ भी जो है वो रैप्चर होती है। तो वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिससे कि एक सिस्ट बन जाती है और मायोमेट्रियम जो मसल्स है वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है और यूट्रस का साइज भी जिससे बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है। ओके, जिस तरह से देखो हमने बताया ये इनर लेयर, ये मान लीजिए ये इंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये इंडोमेट्रियम है और ये मायोमेट्रियम, ये जो मसल्स फाइबर दिख रहे हैं ये मायोमेट्रियम है। तो ये उघड़ के इसमें आ जाती है, इस वजह से यहाँ से अगर ये रैप्चर होती है, टूटती है, बिगड़ती है, तो ये यहाँ से ब्लड बाहर निकल जाता है एमसी के रूप में, ठीक है। और अगर ये किसी भी कारण से इसमें आ जाती है, तो कारण हम आपको बाद में बताएंगे आगे अभी, तो इसमें ये जो बिगड़ती है तो इसमें ये ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ओल्ड ब्लड सेल इकट्ठे हो जाते हैं, तो जिससे कि इसका साइज बढ़ जाता है और एक सिस्ट नुमा फाइबर नुमा बन जाती है। एटियोलॉजी इसके क्या है? एटियोलॉजी वैसे तो इसकी अननोन है, यूटोपैथिक है, पता नहीं है, पर एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये क्यों होता है। तो ये रिपीटेड चाइल्ड बर्थ, जिन लोगों में रिपीटेड ज़्यादा बार मतलब प्रेगनेंसी होती है और बर्थ होती है, तो कभी कभी क्या है यूट्रस की वॉल में इंजरी हो जाती है, तो इंजरी होने से क्या होता है इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम में चली जाती है और उसमें ग्रो होने लगती है, ठीक है। और दूसरा है सीजर्स डिलीवरी, ठीक है। जब सीजर्स डिलीवरी, जब हम बच्चे का अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेटिव करके चीरा लगा के, और जो पेरिटोनियम एब्डोमेन पे चीरा लगा के उसके बाद यूट्रस में चीरा लगाते हैं, उसके बाद हम बच्चे को, बेबी को वहाँ से एक्साइट करते हैं, निकालते हैं, तो उस समय भी क्या है यूट्रस की जो इनर लेयर है वो ऊपर आ जाती है, मायोमेट्रियम आ जाती है, पेराइटल में आ जाती है, पेरिटोनियम में आ जाती है, और कभी कभी एब्डोमेन में भी आ जाती है, वहाँ भी ये सिस्ट बन सकती है और मतलब इस तरह से एडिनोमाइसिस हो सकती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे एडिनोमाइसिस है क्या। एडिनोमाइसिस मतलब है यूट्रस की जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, उसमें इंडोमेट्रियम का ग्रो करना, ओके, और ग्रो करने के बाद वहाँ पे कुछ सिस्ट टाइप का बना देना, ठीक है। और तीसरा है ये वेरियस क्यूरेटेज, जैसे कि यूट्रस में कुछ और मान लो फाइब्रॉयड है, तो फाइब्रॉयड है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, तो डी और सी करते हैं, डी एंड सी करते हैं, तो उसमें डायलेटेशन एंड क्यूरेटेशन करते हैं यूट्रस का। तो उसमें क्या होता है कभी कभी इंजरी होने से तब भी वो मायोमेट्रियम में जा सकती है, तो ये हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या करा लेंगे हम, सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन यूएसजी होती है, यूएसजी होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि मायोमेट्रियम में क्या है। वो कभी कभी इंप्रेशन में लिख देते हैं द मायोमेट्रियम इज द इंडोमेट्रियम प्रेजेंट एंड इन एडिनोमायोसिस, ठीक है। और एमआरआई करा लेते हैं। अगर एमआरआई वैसे कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन होती है, बट इससे और ज़्यादा क्लियर हमें पता चल जाता है, ठीक है। और हिस्टेरोसेल्फिनोजियोग्राफी करा लेते हैं। तो हम हिस्टेरोसेल्फिनोग्राफी मतलब है यूट्रस और सेल्फिन और उसका आपका फैलोपियन ट्यूब का एक ग्राफी करवा लेते हैं, एक्सरे करवा लेते हैं, उससे भी हमें पता चल जाता है। तो सिस्टोस्कोपी करा लेते हैं, और सिस्टोस्कोपी भी एक वेजाइनल के थ्रू की जाती है, ठीक है। और एक हिस्ट्रोस्कोपी करा लेते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी वेजाइना के थ्रू करते हैं, एक कैमरा अंदर डालते हैं और वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस में एक कैमरा डालते हैं, उससे उसका पूरा पिक्चर ले लेते हैं, देख लेते हैं, एक्सरे ले लेते हैं। और एक लैप्रोस्कोपी होती है, ये एक एब्डोमिनल में एक छोटा सा छेद करके और इस कैमरे को ऊपर से डालते हैं, एब्डोमन ट्रांस एब्डोमिनल डालते हैं और मायोमेट्रियम
मायोमेट्रियम की बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी कर पीस निकाल के जो है और बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। उसमें ये पता चल जाता है कहीं यहाँ कौन से सेल का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे, यानी मायोमेट्रियम है या कोई और सेल हैं, ठीक है। इस तरह से बायोप्सी कर लेते हैं। कभी कभी इसमें कैंसर बदलाव हो जाते हैं। वैसे कैंसर से बेनाइन ट्यूमर ही होता है, एक बेनाइन सिस्ट होती है, कैंसरस चेंजेस बहुत कम होते हैं, फिर भी कभी कभी चांसेस रहते हैं। अब मैक्रोस्कोपी में मतलब क्या जो हम देखते हैं, तो सीन द यूट्रस यूनिफेरस इन लार्ज एंड थिक वॉल पिन पॉइंट chocolate color areas in myometrium may be developed adenomyosis, polyps, projections in the uterus cavity, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपी हम जब जैसे नॉर्मली देखते हैं तो यूट्रस का साइज जो है इनलार्ज रहता है, थिक, उसकी बाल थिक हो जाती हैं जिसकी वजह से यूट्रस साइज बड़ा दिखता है, पिन पॉइंट दिखते हैं और चॉकलेट कलर्स की दिखती है, एरिया मायोमेट्रियम का एरिया चॉकलेट कलर का दिखता है, और मायोमेट्रियम डेवलप एडिनोमाइसिस, तो इस तरह से ये जो डेवलप करती है में डेवलप एडिनोमाइसिस मायोमेट्रियम में होती है। और पॉलिप्स प्रोजेक्शन इन यूट्राइन कैविटी में पॉलिप प्रोजेक्शन दिखता है, फिर उभरा हुआ मांस दिखता है, ठीक है, उभरा हुआ सिस्ट दिखती है, गठान दिखती है। तो इस तरह से ये यहाँ होती है, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाती है, तो यहाँ पे ये बन जाती है। तो इसको हम एडिनोमाइसिस, यानी कि एडिनोमाइसिस मीन्स इंडोमेट्रियम का मायोमेट्रियम प्रेजेंट होना और वहाँ पे अपना नॉर्मल फंक्शन करना। क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या आएंगे, इनके सिम्टम्स जो है फीचर्स आएंगे, एक तो इनिशियली एसिम्टोमेटिक होते हैं, ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं इसके, और ये जो कॉमन होता है ये एज 40 से 45 ईयर्स ऑफ एज में होता है, बट अब ये इस जनरेशन में ये यंग लोगों में भी होने लगा है, ठीक है। और मेंसेस इसमें जो होते हैं, जो मेंसेस मतलब जो एमसी आती है वो एक तो दर्द के साथ में आती है, ठीक है, और लंबे समय चलती है और इरेगुलर भी होती है, और स्कैंटी प्रिफ्यूज, ज़्यादा कभी कम भी होती है, कभी बहुत ज़्यादा आती है विद पेन, मतलब डायस्मेनोरिया रहता है इसमें। और फिर जो एमसी आती है विद पेन के साथ में आएगी, ज़्यादा दिन तक आएगी, और आने के बाद में भी पेशेंट को जो है प्रॉब्लम बनी रहेगी। और बट इसमें ड्यूरिंग मेंसेस आराम मिलता है, थोड़ा सा आराम महसूस होता है, बट आने से पहले और बाद में भी दर्द बना रहता है। मैक्रोस्कोपिक यूट्रस सिंस मास, और इसमें फीवर भी, इसमें सिम्टम में ये फीवर भी आता है, जब इसमें इन्फेक्शन होता है तो माइक्रोबैक्टीरियल जो है उसमें चले जाते हैं, तो उसकी वजह से फीवर भी आता है, और डायसूरिया भी होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। डायसूरिया मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, और कॉन्स्टिपेशन तो जानती हैं कब्ज की शिकायत भी फीमेल बताती हैं। मास, तो हाइपोगैस्ट्रियम मास मिडिल अप टू द 12 मंथ्स प्रेगनेंसी पेल्विस एग्जामिनेशन इनलार्ज ऑफ यूट्रस, तो ऐसा लगता है जैसे हम ऊपर से टच करके देखते हैं उसे, पेशेंट को पेट को पल्पेशन करके देखते हैं तो हमको एक गठान टाइप की मास टाइप का दिखता है हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में, और जो है ऐसा लगता है कि ये 14 मंथ की जो है लेडीज प्रेगनेंट है। और पेल्विस एग्जाम करते हैं यूनिफॉर्म द इनलार्ज यूट्रस, और जब पेल्विस के थ्रू एग्जामिनेशन करते हैं तो वो हमको यूट्रस इनलार्ज मिलती है, यानी बड़ी हुई मिलती है। वो सीट साला जी। तो RX ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट हम इसमें क्या दे सकते हैं, हम इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। मतलब हम हार्मोन रिप्लेस थेरेपी देने के बाद हार्मोन्स को थेरेपी देंगे तो जो हमारा सिस्ट रहेगी, पॉलिप्स रहेगा, जो इंडोमेट्रियम है उसको हम ग्रो करने से कम कर सकते हैं, उसका साइज हमको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में रिसेक्ट द एडिनोमायोसिस, रिसेक्ट मतलब जो एडिनोमायोसिस हुई है उसमें मायोमेट्रियम में, तो उसको हम रिसेक्ट कर सकते हैं बाई ऑपरेशन या DNC के थ्रू, ठीक है, उसको रिसेक्ट कर सकते हैं। और एक और हम उससे कर सकते हैं यूटेराइन आर्टरी इम्बोलिज्म। यूटेराइन आर्टरी की छोटी छोटी ब्रांच हैं, तो जिस साइट में वो हुआ है एडिनोमायोसिस, उस साइट की जो आर्टरीज को उसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जिससे कि वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो वहाँ पे ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा और वो जो सिस्ट है ग्रो नहीं करेगी, गांठ सिस्ट वो ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। और तीसरा है आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो फैमिली कंप्लीट है। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये देखते हैं, अगर फीमेल जो भी पेशेंट है उसकी अगर फैमिली कंप्लीट है, उसको बच्चा नहीं चाहिए, तो टोटल हिस्टेक्टोमी करते हैं, ठीक है, सेल्फ एंजियोग्राफी और ओपेक्टोमी, ठीक है। टोटल हिस्टेक्टोमी पूरी यूट्रस को निकाल देते हैं, और सेल्फ एंजियो ओपेक्टोमी का मतलब होता है विद यूटेराइन ट्यूब यानी फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को रिसेक्ट कर देना, यानी ऑपरेट कर देना, रिमूव कर देना। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका होम्योपैथिक थेराप्यूटिक में कुछ मेडिसिन मैंने लिखी हैं, जिनके थोड़े थोड़े सिम्टम्स भी मैंने लिखे हैं, ज़्यादा तो नहीं, बट आप इन पे मोर स्टडी कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैंने होम्योपैथी का ये ट्रीटमेंट इसमें लिखा है, और ज़्यादा तो सिम्टम्स नहीं लिखे हैं, बट आप इनकी मोर डिटेल्स जो है बुक्स किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। सवाइना, तो सवाइना मेडिसिन जो है इसका जो
मैंने जो मेंसेस होता है वो हैवी ब्राइट रेड एमसी फ्लो, ठीक है, वो हैवी होता है, ज़्यादा रहता है, ब्राइट रेड, वो तो रेड कलर का होता है और फ्लो होता है, ठीक है। और तलास्पी, एक तलास्पी मेडिसिन है, इसका फॉर प्रोलॉन्ग एमसी ब्लीडिंग, इसकी ब्लीडिंग का टाइम बहुत प्रोलॉन्ग होता है। नॉर्मली ब्लीडिंग 3 से 5 डे की होती है, नॉर्मली ब्लीडिंग 3 से 5 डे की होती है, बट इसकी 10 दिन भी या 10 से ज़्यादा दिन भी चलती है, ठीक है। और अस्टिलेगोमाच, ये अस्टिलेगोमाच इसका पूरा नाम है, फॉर अस्टिलेगोमाच फॉर द डार्क एमसी फ्लो, डार्क एमसी फ्लो, ठीक है। इसकी जो हैवी ब्लीडिंग रहती है और डार्क जो ब्लड होता है वो बहुत ही डार्क होता है, ब्लैक कलर का होता है। और एक चौथी मेडिसिन है आपकी टेली पेंडुलम, तो फॉर ब्लीडिंग बिटवीन पेरोइड्स, और इसकी जो ब्लीडिंग होती है, जैसे एमसी तो नॉर्मल टाइम पे हो ही रही है, बस उसके बीच बीच में भी इसकी ब्लीडिंग होती रहती है। और ये कैलक्रिया कार्ब, ये कैलक्रिया कार्ब मेडिसिन है, तो फॉर अर्ली प्रोफ्यूज एंड प्रोलॉन्ग पेरोइड्स, मतलब इसकी जो ब्लीडिंग होती है अर्ली जल्दी से आ जाती है और प्रिफ्यूज होती है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, एंड प्रोलॉन्ग पेरोइड्स, और ज़्यादा समय तक चलती है, ठीक है। और कोलोसिंथ जो फॉर सीवियर क्रम्प्स ड्यूरिंग पेरोइड्स, मतलब कोलोसिंथ में क्या है, एक क्रम्प्स वाला पेन होता है ड्यूरिंग पेरोइड्स, जब एमसी आती है तो उस समय जो एडिनोमाइसिस है वहाँ पे पेट में, जहाँ पे ये यूट्रस का जो लोकेशन होता है वहाँ पे क्रम्पिंग पेन होता है, ओके। मैग्नीशिया फॉस फॉर द पेनफुल पेरोइड, ये अगर एमसी आपकी, ये तो एडिनोमाइसिस तो है ही है, ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको एडिनोमाइसिस नहीं है और फिर भी आपका जो है जो पीरियड आता है वो उसमें पेनफुल होता है, ठीक है, तो आप मैंग फॉस का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, मैंने एक प्रैक्टिकली मैं जो एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास रहता हूँ, तो वहाँ पे पेशेंट्स कुछ आती हैं, तो उनको वो जो मेरे डॉक्टर हैं वो उनको मैंग फॉस प्रिस्क्राइब करते हैं, और ऐसी महिलाओं के लिए जिनकी एमसी आने से पहले 2-3 दिन पहले से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनको 2-3 दिन पहले से ही वो मेडिसिन अगर ले लेती हैं तो वो दर्द नहीं होता है और उनका नॉर्मली जो मेंसेस आता है। सीपिया फॉर पेनफुल क्वेश्चन, सीपिया में क्या होता है कि अगर एडिनोमाइसिस है उसकी वजह से वहाँ टेंडरनेस हो जाती है, और उसकी वजह से जब पेशेंट जो है अगर इंटरकोर्स करती है अपने पार्टनर के साथ तो उसमें पेन होता है, तो इसको हम डायस्पेरोनिया भी कहते हैं। इसका एक टर्म और है डायस्पेरोनिया, पेरोनिया मीन्स पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी। तो दोस्तों मैंने आज आपके सामने ये एडिनोमाइसिस पढ़ा, और अगर आप भी स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को अगर समझ में आया है, आपको थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, ये इससे थोड़ी आपकी हेल्प हुई है, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टूडेंट के लिए तो है ही है, बट जो लोग नॉर्मली फीमेल्स होती हैं उनको प्रॉब्लम रहती है, और तो वो भी इसको समझ सकती हैं। तो अगर आपको कोई भी इसमें समझने में प्रॉब्लम हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। और बाकी ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी पिक्चर लेके मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसकी लिंक को मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने ये लिखा है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, कल की नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम आपसे मिलेंगे, बाय।